Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope you all had understand yesterday's lecture. So we start with Bismillah Rahman Rahim. Sorry आज का लेक्चर थोड़ा मेरा लेट हो गया है किसी वजह से लेक्चर स्लाइड्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था बिकॉज आज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है तो इसीलिए तो टुडे इज आवर so let's start with Bismillah Rahman Rahim. So today is our sixth lecture of Animal Physiology 2 and today is 18th April 2020. So we start. So that was yesterday's question that skeletal muscles get fatigued while cardiac muscles don't. Why? I have asked this question from you guys and बहुत से students ने बहुत अच्छा आंसर दिया तो I really appreciate your efforts और आपके concepts बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से जिन्होंने आंसर नहीं दिया या जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारे पास क्या होता है कि एक तो रीज़न ये है कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में फ़र्क क्या है हमारे पास स्केलेटल मसल्स अगर आप उनका नॉर्मल फंक्शनिंग के हिसाब से काम करो यानी कि जो डेली एक्टिविटीज पे आप काम कर रहे हो तो वो इतना थकते नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप उनकी जितना आप डेली रूटीन में काम करते हो उससे ज़्यादा काम कर लो तो वो क्या हो जाते हैं थक जाते हैं ठीक है एक तो ये फ़र्क है कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स को हम ओवर यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं, उनकी एक रूटीन है। वो आदी हैं कि लाइक उन्होंने 24/7 काम करना है, कभी भी उन पे एक्स्ट्रा ना बर्डन आता है, ना ही उनका बर्डन कम होता है। उनकी वही काम शुरू है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक तो रीज़न ये है कि कार्डियक मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जितना भी हमारे पास कार्डियक मसल चूँकि 24/7 काम करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार ज़्यादा है। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट होता है हमारे पास जो पहला स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का दैट इज ग्लाइकोलिसिस उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरुविक एसिड है तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा है तो वो पायरुविक एसिड जो है फौरन एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला जाता है और क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारे पास 32 एटीपीज जनरेट हो जाती है ठीक है अब हमारे पास स्केलेटल मसल्स का क्या हुआ है तो इसीलिए हमारे पास चूंकि कार्डियक मसल्स में एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं होती ठीक है तो इसलिए वो फैटीग नहीं होते अब स्केलेटल मसल्स पे अगर हम आ जाएं स्केलेटल मसल एक तो हमारे पास सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूं कि एक किसी ने लिखा था कि भाई मायोग्लोबिन होता है कार्डियक मसल्स में तो हमारे पास मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स में भी होता है हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि भाई इसका स्टेमिना बढ़ गया या इसका स्टेमिना कम हो स्टेमिना हम किसे कहते हैं स्टेमिना वी सिंपली से द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मसल किसी भी मसल की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम उसका स्टेमिना कहते हैं ठीक है अब अगर हम नॉर्मल रूटीन में अपने मसल्स को यूज कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स को तो वो थकते नहीं है ठीक है बिकॉज उन वो आदि हैं उनकी स्टोर ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है उसमें जितना भी पायरुविक एसिड बन रहा है वो सारे का सारा ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस सारे से एटीपीज जनरेट कर रहा है ठीक है अब क्या हो जाता है कि कभी-कभार हम स्केलेटल मसल्स को ओवर यूज़ करते हैं। अब जैसे ही ओवर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो जाती है मसल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? तो अब वो पायरुविक एसिड जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना था और क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसने मुकम्मल तौर पे रिड्यूस होके उसने 32 एटीपीज़ जनरेट करनी थी। अब क्या हो गया कि हमारे पास ये पायरो क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है एंड दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इसके बाद जो क्या होता है कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और लैक्टिक एसिड हमारे पास स्टोर होता जाता है उस मसल के सेल में ठीक है अब चूंकि इस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ 2 एटीपी जनरेट हो रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस में इंटर होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है एज अ रिजल्ट इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में ठीक है, तो अब चूँकि हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो रहे हैं और पायरुविक एसिड बन रहा है और सिर्फ 2 एटीपीज़ जनरेट हो रहे हैं और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जितना भी पायरुविक एसिड बन रहा है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो गया हमारे पास लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है सेल में, सेल बल्की होते जाते हैं और दूसरा एनर्जी की भी डेफिशिएंसी चल रही होती है क्योंकि हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग 32 एटीपी सिर्फ 2 एटीपीज जनरेट हो रही हैं तो ये सारा प्रोसेस इट विल लीड टू मसल फटीग और जितना ज़्यादा आप मसल को फटीग करते हैं
उतना ज़्यादा हम आप देखें मसल को जितना ज़्यादा पेन होगा और जितनी थकावट होगी, जितना ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे मसल उतना डेवलप होता है। डेवलप क्यों होता है? बिकॉज़ अब आप देखें बहुत ज़्यादा तादाद में लैक्टिक एसिड बन चुका है। अब जब आप अपना काम छोड़ देंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी बॉडी में मेंटेन होती जाएगी। तो ये जितना भी लैक्टिक एसिड बना है, ये आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता जाएगा क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और हमारे पास एटीपीज़ की जनरेशन या प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और आहिस्ता-आहिस्ता हमारे पास एनर्जी के बहुत ज़्यादा लेवल्स होंगे बॉडी में। तो इसी तरह चूँकि मसल सेल्स एनर्जी में फिर इतने ज़्यादा रिच हो जाते हैं कि फिर वो अ, मसल सेल्स की ग्रोथ होती है मीन्स जब भी बॉडी में एनर्जी एफिशिएंट होती है बॉडी तो फिर हमारे पास सेल डिवीजन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और सेल का साइज ग्रो करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये रीजन थी हमारे पास कि क्यों स्केलेटल मसल्स थक जाते हैं और कार्डियक मसल्स नहीं थकते। सो let's start with today's topic. So today we will discuss the mechanism of action of hormones, that how hormones will. So basically we have two types of hormones as we have studied, lipid hormones and protein hormone. Lipid hormones जिनको हम steroid hormones भी कहते हैं and they are a derivatives of cholesterol, and protein hormones हमने आगे उसकी further 4 types पढ़ी थी, यानी कि जो सिंपली हमारे पास अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स की चेन से बना हो। अच्छा, so first of all, we will discuss mechanism of action of lipid hormones. So lipid hormones are also known as steroids and they are derivatives of cholesterol. So receptors for lipid hormones, as we have studied, that they are present in the cytoplasm of the cell, as they can easily enter cell or they can easily cross plasma membrane because lipid hormones are soluble in lipid bilayer. So if we study the structure of lipid hormones, so receptor for lipid hormones have two domains. The one very first is ligand or hormone binding domain and the second one is DNA binding domain. So steps in mechanism. So lipid hormones enter cytosol of the cell, cytoplasm में enter होते हैं and they binds to hormone binding domain of receptor. फिर क्या कहते हैं हमारे पास जो भी रिसेप्टर होता है स्टीराइड हार्मोन्स का या लिपिड हार्मोन्स का, उसकी दो डोमेन्स होती हैं। एक हमारे पास हार्मोन बाइंडिंग डोमेन होती है या जिसको हम लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं और दूसरा हमारे पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है। तो जैसे ही लिपिड हार्मोन आता है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म में एंटर होता है। साइटोप्लाज्म में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है तो हार्मोन रिसेप्टर की हार्मोन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है। अब ये क्या बन गया, हर अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है इट फॉर्म्स अ हार्मोन रिसेप्टर complex. In the second step, the hormone receptor complex then moves to the nucleus. फिर न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं एंड बाइंड टू द डीएनए और डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। डीएनए के कहाँ पे, या तो प्रोमोटर के साथ बाइंड करेंगे जीन के या जीन के एनहेंसर के साथ बाइंड करेंगे थ्रू इट्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। क्या होता है कि हमारे पास लिपिड हार्मोन आता है साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर की हार्मोन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं न्यूक्लियस में और वहां पे जाके डीएनए बाइंडिंग डोमेन के थ्रू किसी भी जीन के या तो प्रोमोटर रीजन पे अटैच हो जाते हैं या एनहेंसर रीजन पे अटैच होते हैं और उस पार्टिकुलर जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं और वो पार्टिकुलर जो डिजायर्ड जीन है इट मे बी सम लाइक ऑफ एंजाइम हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है और वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, लाइक अगर एक्सप्लेन करें हम तो फॉर एग्जांपल दिस इज लिपिड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन, लाइक टेस्टोस्टेरोन हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है एंड दिस इज इट्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द हार्मोन बाइंडिंग डोमेन एंड दिस वन इज अ DNA binding domain. So lipid hormone enters into the cell, attaches to the hormone binding domain of a receptor like this. So this is hormone receptor complex. This hormone receptor complex then enter the nucleus through nucleopore and then attaches with the DNA through its DNA binding domain. So it attaches with either the promoter of the gene and or enhancer of the gene, or either फिर क्या होता है कि either it will initiate the transcription process or either it will inhibit. But in most cases, the lipid hormones initiate the transcription process. As a result, messenger RNA is formed and this messenger RNA then moves to the ribosome and endoplasmic reticulum and Golgi bodies and our desired protein is synthesized. So this is the mechanism of action of lipid hormones.
So another thing that I want to explain there, I don't know that do you guys know about that what is the promoter of gene or enhancer of the gene. So let me discuss these two terminologies. So, promoter of the gene, I have told you before, what is promoter? Promoter is like the switch of the gene. ठीक है, it is present downstream of the gene. डाउनस्ट्रीम हम कहते हैं कि हमारे पास ये जीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले जो रीजन है ये डाउनस्ट्रीम है, और ये जो हमारे पास ए यू जी कोडॉन जो है ये टी ए सी, इससे आगे जितना है ये हमारे पास अपस्ट्रीम रीजन है जीन का। तो जीन की स्टार्ट से पहले रीजन को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और उसके आगे जो है वो उसको हम अपस्ट्रीम ऑफ जीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डाउनस्ट्रीम ऑफ जीन पे जो यानी कि हम कहते हैं कि बिल्कुल जीन के साथ होता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम रीजन में, जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर। एंड प्रोमोटर मैंने आपसे कहा इसको स्विच ऑफ जीन भी कहते हैं। हमारे पास तमाम जीन्स हर वक्त एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते, जब उनके डिजायर्ड प्रोटीन की जरूरत होती है तब वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, अदरवाइज उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती। तो जब आप फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, और वो सेल उसकी अब सिंथेसिस होनी है, तो क्या होगा कि हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन आया, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन अपने साइटोप्लाज्म में जो उसका रिसेप्टर है उसके हार्मोन बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच हुआ। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स मूव करके आएगा न्यूक्लियस के अंदर और आके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होगा। जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होगा, ये प्रोमोटर स्विच है तो वो इसको ऑन कर देगा। तो जैसे ही प्रोमोटर ऑन होगा, एक्टिवेट होगा, आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो अटैच होता है और उस पार्टिकुलर प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, उस पार्टिकुलर जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, एंड देन दिस मैसेंजर आरएनए विल मूव टुवर्ड्स राइबोसोम्स एंड द डिजायर्ड प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड देयर। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गया प्रोमोटर। नाउ व्हाट इज एनहेंसर? अच्छा, एनहेंसर हम किसे कहते हैं कि हमारे पास प्रोमोटर भी डाउनस्ट्रीम रीजन ऑफ जीन पे प्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास प्रोमोटर है ये बिल्कुल जैसे ही जीन स्टार्ट हो रहा था उससे बिल्कुल पहले प्रोमोटर होगा, ठीक है, जिधर मैंने आपको दिखाया, इधर से अगर हम देखें, दिस इज जीन, ये ट्रांसक्रिप्शन, तो इसके बिल्कुल डाउनस्ट्रीम रीजन में हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। जो एनहेंसर सीक्वेंस होता है वो हमारे पास, एनहेंसर सीक्वेंस क्या होता है कि ये जीन से बहुत दूर भी प्रेजेंट हो सकता है, 1000 के भी अपस्ट्रीम रीजन और डाउनस्ट्रीम रीजन में, या बहुत पहले भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, मैंने इसको डाउनस्ट्रीम कह दिया। ये हमारे पास प्रोमोटर अपस्ट्रीम रीजन में होता है, जबकि जो जीन का ये रही है ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम कहलाता है। तो प्रोमोटर जो है हमारे पास वो एग्जैक्टली अपस्ट्रीम रीजन पे होता है, जहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा था उससे पहले जो रीजन है उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। ठीक है, और प्रोमोटर का क्या काम है कि इसमें इस पे कोई आके कोई भी एक्टिवेटर प्रोटीन आके अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अगर कोई इनहिबिटर प्रोटीन आके अटैच हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। अब हमारे पास एनहेंसर्स क्या है? एनहेंसर हमारे पास ये डीएनए रीजन है जो जीन से बहुत पहले अपस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास एनहेंसर का भी यही काम है। एनहेंसर का फंक्शन है कि ये प्रोमोटर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जिनके प्रोमोटर पे आके डायरेक्ट कोई प्रोटीन्स या एक्टिवेटर्स वगैरह आके अटैच होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास जीन्स हैं कि जिनका एनहेंसर वो आके अटैच होता है प्रोमोटर पे, और इस एनहेंसर के अटैचमेंट के बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है डीएनए, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये कर्व होता है, डीएनए मुड़ता है और ये एनहेंसर वाला रीजन प्रोमोटर के साथ एनहेंसर को एक्टिवेट किया जाता है। कोई भी एक्टिवेटर प्रोटीन जो है हमारे पास वो एनहेंसर को एक्टिवेट करता है, एनहेंसर फिर आके अटैच होता है प्रोमोटर सीक्वेंस पे, और फिर हमारे पास प्रोमोटर जब एक्टिवेट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं जीन से रिलेटेड, एक प्रोमोटर और एक एनहेंसर। वापिस मैं समझा दूं, प्रोमोटर हमारे पास क्या होता है, प्रोमोटर जस्ट अपस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है, कि जैसे जीन स्टार्ट हो रहा था उससे पहले वाला जो रीजन है उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। तो कुछ जीन्स में जो है हमारे पास प्रोमोटर पे डायरेक्टली प्रोटीन एक्टिवेटर आके अटैच होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनहेंसर क्या है, एनहेंसर का काम भी
प्रोमोटर को एक्टिवेट करना है, लेकिन एनहेंसर इंस्टेड ऑफ प्रोटीन या फैक्टर के इट इज द डीएनए सीक्वेंसेस जो उस जीन से बहुत पहले अपस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। और अब इसमें केस में क्या होता है कि लाइक अगर आप देखें यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, लाइक सी देयर कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये या तो आके न्यूक्लियस में आता है और डीएनए के साथ बाइंड करता है। अब डीएनए या तो प्रोमोटर के साथ अटैच होगा और डायरेक्ट उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, या फिर ये आगे अटैच होगा एनहेंसर के साथ। ये आगे एनहेंसर के साथ अटैच होगा, एनहेंसर एक्टिवेट होगा, एनहेंसर फिर जाके अटैच होगा प्रोमोटर पे और फिर हमारे पास जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी और हमारा डिजायर्ड जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को लिपिड हार्मोन्स के मैकेनिज्म की समझ आ गई होगी। इस तरह स्लाइड्स पे समझाना मुश्किल होता है और थोड़ा कंफ्यूजन भी रहती है, लेकिन कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा, नाउ वी मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आज वैसे भी देर हो गई है तो और दूसरा ऐसे आपकी कंफ्यूजन भी हो जाएगी। लाइक मैं इसमें थोड़ा सा वही पुराना लिपिड की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिपिड हार्मोन्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हार्मोन्स का क्या काम है कि लाइक ये जाते हैं दूसरे सेल के ऊपर अपना मैसेज लेके। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स का मोस्टली काम क्या है कि ये जाके किसी भी और प्रोटीन की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। लाइक वी हैव टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हमने दिया टेस्टोस्टेरोन की। अब टेस्टोस्टेरोन का मोस्टली काम क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन है, तो ये मोस्टली जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे जाके अटैच होता है और उसके बाद जाके एंड्रोजन्स जो हार्मोन है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये एंड्रोजन्स हार्मोन क्या करते हैं, इनकी सिंथेसिस को स्टार्ट करवाता है। और ये एंड्रोजन्स फिर क्या करते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, प्यूबर्टी के आने में मदद देते हैं और हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है मेल्स के अंदर उसको उसकी रेगुलेशन में भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोमोटर एनहेंसर की समझ आ गई होगी। तो आज के इतना काफ़ी है। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। ठीक है, तो टुडेज क्वेश्चन इज दैट पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कैन नॉट यूज सॉल्ट इन देयर डाइट। हमारे पास जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो डॉक्टर्स मोस्टली उनको मना करते हैं कि आपने अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज सॉल्ट इंक्रीजेज देयर ब्लड प्रेशर। जो नमक है उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। तो आज का सवाल ये है कि हाउ एंड व्हाई NaCl इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। पहला सवाल है कि हमारे पास NaCl क्यों ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और हाउ और किस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास NaCl ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास NaCl बेसिकली जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, चाहे नॉर्मल पेशेंट हो या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो। तो चूंकि जो नॉर्मल पेशेंट होता है वो उस चेंज इन ब्लड प्रेशर को कोप करने की सलाहियत रखता है, वहां पे उसमें वो मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हम आगे इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन हमारे पास जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें मोस्टली ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उनमें मोस्टली जो NaCl जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो क्यों करता है और किस तरह करता है, ये आज का आप लोग का क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आप लोग सबको लेक्चर समझ आ जाएगी और बस घर में रहिए, सेफ रहिए। आज लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है लेकिन फिर भी आप लोग ने एहतियात करनी है बिकॉज अभी तक तो डिजीज़ रुकी हुई थी बिकॉज लोग नहीं बाहर निकल रहे थे। तो अब ज़्यादा खतरा है ये कोरोना वायरस के फैलने का। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें और अपने घर वालों को भी बचाएं और खुद बाहर जाना है, काम से जाना है, जाएं पूरा मास्क वगैरह लगा के जाएं, ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं ताकि थोड़ी बचत हो सके। सो अल्लाह हाफिज़।